आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। जहां पहली खबर सोनभद्र से। आपको बता दें कि गैस की किल्लत को लेकर समाजवादी पार्टी का भाजपा सरकार पर निशाना। विरोध में कार्यकर्ताओं द्वारा चूल्हे पर चाय बनाकर सरकार को आईना दिखाने का किया गया प्रयास। गैस सिलेंडर की किल्लत पर सपा नेता का कटाक्ष, बोले कहां गए भाजपा के अच्छे दिन। सपा नेताओं का आरोप है प्रदेश और देश की जनता गैस सिलेंडर के लिए दर दर भटक रही। भाजपा सरकार ने सत्ता में आने से पहले अच्छे दिन लाने का किया था वादा कहां गया। भाजपा पर आरोप, गैस की किल्लत के साथ साथ सिलेंडर के दामों में लगभग 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। जिले में गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार की स्थिति है, लेकिन जिले की भाजपा के लिए सभी जनप्रतिनिधि मुद्दे पर साधे हैं चुप्पी। आज आप यहाँ पर प्रदर्शन किए हैं चाय बनाकर, क्या है बताइए। देखिए, ये प्रदेश की जनता और देश की जनता आज गैस सिलेंडर को लेकर दर दर भटक रही है, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छे दिन का वादा किया था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार देश और प्रदेश की जनता को परेशान करने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। आज जिस तरीके से गैस की किल्लत हो रही है, और किल्लत के साथ साथ आपने 60 रुपए दाम भी बढ़ा दिया है, तो किस प्रकार का ये किल्लत हो रहा है। आज अगर सोनभद्र में देखा जाए तो जिस तरीके से सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है, और सोनभद्र में भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंत्री हो, चाहे घोरावल के विधायक हो, चाहे सदर के विधायक हो, ये लोग जनता के मुद्दे पर आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। आज हमारी जनता परेशान है। हम एक गीत के माध्यम से भी इस सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं। क्या हुआ भाजपा सरकार, तेरे अच्छे दिन का वादा, ओ कसम ओ तेरा वादा भूलेंगे ना हम। इस बार जनता आपको भुला देगी, इस बार जनता आपको भुलाने का काम करेगी, और आपने प्रदेश की जनता को केवल महंगाई की आग में झोंकने का काम किया है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे चूल्हे पर चाय बनाकर इस सरकार को आईना दिखाने का हम लोग काम कर रहे हैं। खबर सीतापुर से है, जहां संदिग्ध अवस्था में महिला का शव खेत में पड़ा मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। महिला की हत्या, आरोपी ने भी पेड़ पर फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिवार ने महिला की हत्या की जताई थी आशंका। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जनपद के महुरी थाना क्षेत्र के देवकली गाँव का पूरा मामला। 2026 को जरिए 112 सूचना प्राप्त होती है कि थाना महुली के ग्राम देवकली में एक अज्ञात महिला का शव खेत में पड़ा है। जिस सूचना पर थाना महुली की पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच करती है, तो ये ज्ञात होता है कि मृतक महिला का नाम रीमा है, जो देवकली गांव की रहने वाली है और अपने मायके में रह रही थी। इस महिला की शादी करीब 20 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। इसके पास 3 बच्चे हैं। मृतका के परिजनों द्वारा गांव के ही एक युवक जिसका नाम भारत पासी है, उस पर शक जाहिर किया गया है कि इस भारत पासी द्वारा ही इस मृतका की हत्या कर दी गई है, तथा भारत पासी द्वारा भी रात में ही सुसाइड कर लिया गया है। मौके पर समस्त आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना पुलिस द्वारा किया जा रहा है। अन्य कोई वहाँ पे कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। खबर संभल से, जहां शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि गुलाब देवी ने अपने बयान देकर कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चिंतन है गरीबी से अधिक कष्ट जीवन में कुछ नहीं हो सकता। इस चिंतन के मद्देनजर मुख्यमंत्री की प्रेरणा से बेरोजगार युवक युवतियों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले में नामी गिरामी कंपनियां युवक युवतियों को अच्छे पैकेज पर रोजगार के समान अवसर मुहैया करा रही हैं, और साथ ही युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार का यह सराहनीय प्रयास है। रोजगार मेला लगा हुआ है। इसमें 49 हमारी कंपनियां आई हुई हैं यहाँ पर, और लगभग 2000 बच्चों का इंटरव्यू लेंगे और उनको रोजगार मिलेगा। और जितने बच्चे भी आते हैं उस हिसाब से इंटरव्यू देंगे
और 10,000 से लेकर 40,000 तक का वेतन उसमें दिया जाएगा, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी कार्य क्षमता के अनुसार। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री का जो चिंतन है वो ये है कि गरीबी से ज़्यादा और दूसरा कोई कष्ट जीवन में हो नहीं सकता। तो हम अपने जो नौजवान हमारे बच्चे हैं, चाहे वो लड़की हैं या लड़के हैं, उनकी बेरोजगारी को दूर करें और बेरोजगारी को दूर करके उनको आत्मनिर्भर बनाएं, जिससे उनको आत्मसम्मान की प्राप्ति हो, उनका परिवार और ये समाज सुखी रहे, संपन्न रहे। खबर कानपुर से है, जहां पर पनकी ताप में विद्युत आपूर्ति और साथ ही विद्युत परियोजना की 660 मेगावाट यूनिट का विवरण सामने आया। कानपुर पनकी क्षेत्र में स्थापित 660 मेगावाट की गई ताप विद्युत यूनिट को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है और साथ ही राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। प्राप्त विवरण के अनुसार इस यूनिट का शिलान्यास नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2019 को किया गया था, जबकि इसका लोकार्पण 30 मई 2025 को किया गया। परियोजना का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में पूरा हुआ, जिसमें 2023 से लेकर 2025 तक ट्रायल और उत्पादन की प्रक्रिया पूरी की गई है। क्षमता और उत्पादन की बात करें तो यह यूनिट 660 मेगावाट की क्षमता है, जो प्रदेश की बिजली आपूर्ति को मजबूत करेगी। फरवरी 2025 से यह यूनिट व्यावसायिक रूप से संचालित हो रही है। 660 मेगावाट की इकाई सुपर क्रिटिकल कैटेगरी में है। सरकार द्वारा पुरानी इकाइयों को हटाकर इसको लगाया गया है कि इसमें प्रदूषण कम है, प्रदूषण की पूरी मॉनिटरिंग है, इसका कैपेसिटी रेटिंग बहुत अच्छी है, कम एनर्जी पे ज़्यादा उत्पादन है, इसलिए 660 मेगावाट की इकाई को लगाया गया है। इसमें मैन पावर रेशो भी कम इस्तेमाल होता है, पुरानी इकाइयों में मैन पावर का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। सरकार द्वारा यह निर्णय प्रदेश हित में, देश हित में उचित है। सर, इसमें एक समस्या जो आ रही है आम जनता की, पनकी और आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर जो डस्ट है वो काफ़ी उड़ रही, कोयला की समस्याएं हैं उड़ने की, इसको नियंत्रण करने के लिए क्या कुछ आप लोग करेंगे? जी, अभी डस्ट थोड़ा बहुत इसलिए जा रहा है कि पनकी में निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ उपस्कर लगाए गए हैं BHEL द्वारा, जैसे ESP लगाया गया है, चिमनी की हाइट ऊँची रखी गई है और FGD नॉक्स का निर्माण कार्य चल रहा है। जो डस्ट बाहर जा रही है निर्माण की वजह से जा रही है, उसको सप्रेस करने के लिए हम लोग लगातार गाड़ियों को वाटर स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम अलग से लगाया जा रहा है और इसको पूरी तरह से नियंत्रित कर देंगे। कोल हनिंग साइड में जो कोयले का डस्ट उड़ रहा है उसमें फॉग सिस्टम स्थापित किया जा रहा है, वो भी 2-3 महीनों के अंदर उसको नियंत्रित कर लिया जाएगा। सर, डस्ट सप्रेशन और डस्ट कंट्रोल की एक यूनिट बनने की, वो कब तक बन के चालू हो जाएगी? डस्ट सप्रेशन यूनिट प्लांट में स्थापित है, उसको परिचालन में 2-3 महीने में लाया जाएगा और उसी बीच में एक डस्ट एक्यूमुलेशन सिस्टम भी है जो कोल हनिंग में स्थापित है। डस्ट को एक्यूमुलेट करके उसको हम अपने स्विच यार्ड में, कोल यार्ड में उसको डाल देंगे, फिर दोबारा यूज करेंगे। सर, डस्ट सप्रेशन जो यूनिट आपकी चालू होनी थी उसकी क्या टाइम लिमिट थी, कब तक उसको बन जाना चाहिए था? टाइम लिमिट हुआ है उसके दौरान ही जी, ये टाइम लिमिट एक कमीशनिंग के टाइम पे ही थी, लेकिन बीच में कोविड आने की वजह से पूरी परियोजना डिले हो गई, तो इस वजह से सभी कार्य में डिले हुआ है। इसको हम यथाशीघ्र पूर्ण कर लेंगे, 2 से 3 महीने में इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। सर, बारिश के समय पर को बाढ़ इसी स्थिति से जूझना पड़ता है, जल निकासी की समस्या बनी हुई है और उसकी समस्या का असर ये होता है कि आसपास के क्षेत्रों में भी बाढ़ ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। सर, ऐसा क्या है कि मतलब प्लांट बना लेकिन जल निकासी की व्यवस्था की गई है BHEL द्वारा। जल निकासी के सिस्टम के उस सिविल से संबंधित कार्य था, तो उसका निर्माण उस समय नहीं हो पाया जब यूनिट को कमीशन किया गया, लेकिन अब वो कमीशन कर दिया गया है, सारे ट्रेंचेज को साफ कर दिया गया है। उसमें BHEL द्वारा 2 हैवी पंप्स लगाए गए हैं। जो बाढ़ का पानी है उसको हम अपने रिजर्वायर में ले जाएंगे और उसको प्लांट में दोबारा इस्तेमाल करेंगे, वेस्ट भी नहीं करेंगे। जब ओवरफ्लो होगा तभी हम नगर निगम के नाले में डालेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम उस पानी को प्लांट में दोबारा इस्तेमाल करेंगे। वो सिस्टम अब चालू हो गया है। खबर इटावा से, जहां पर बिना गैस बुकिंग के सिलेंडर निकालकर ब्लैक में बेचने का मामला सामने है। गैस एजेंसी के कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं। इटावा के बड़पुरा क्षेत्र में बनी इंडियन ग्रामीण वितरक इटावा का पूरा मामला, विरोध करने पर उपभोक्ता से अभद्रता और गाली गलौज। पीड़ित राम बहादुर सिंह रिटायर फौजी ने जिलाधिकारी से शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई।
फरवरी माह में बिना बुकिंग के लगभग 8 दिनों में 2 बार सिलेंडर निकालने का आरोप। दोबारा बुकिंग नहीं होने पर एजेंसी पहुंचा था पीड़ित एजेंसी पर कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार का आरोप, वीडियो होने का दावा। विवाद के दौरान मोबाइल और गाड़ी की चाबी छीनने का आरोप है। सूचना पर पहुंची पुलिस लेकिन कार्रवाई न होने का आरोप। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता से उसे जांच की। बताओ 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 क्या बात है, बताइए साहब। एक मिनट हो जाएगी। बोलिए आप क्या दिक्कत है? काय की कोई दिक्कत नहीं। हमने तो आपको कुछ कहा नहीं। बराबर मेरे यहाँ तो हमने कुछ कहा ही नहीं, तो आपको कुछ कह रहा मेरे हूँ। पास कोई कस्टमर नहीं नहीं, तो कस्टमर से मैंने किसी से आप लोगों ने कहा कुछ। आप बात करें, मेरे पास बराबर गैस बच रही है, कोई भी गलत काम हो रहा है भाई तो दिक्कत नहीं है। आपके पास कितने पैसे कितने का सिलेंडर मिल रहा है यहाँ पे? हाँ बताओ। दादा कितने का मिल रहा? 945 सिलेंडर यहाँ मिल रहा है। हाँ दे रहा हूँ यहाँ पे स्टोर में 9 दे रहा हूँ। पक्की बात है ना? तो बस क्या दिक्कत का? पक्की बात है, 9 दे रहा हूँ। बस ठीक है। कितने पैसे दिए आपको? 945 बस 15 सिलेंडर का आरोप भी लगा रहे हैं। मतलब कवरेज न करे पत्रकार कवरेज न करे, 15 सिलेंडर का आरोप लगा दो। ये कितनी भलीमनसी ही बात है। तो स्टॉक आप क्या ले रहे हैं? मैं कहाँ स्टॉक ले रहा हूँ? मैंने तो स्टॉक मांगा ही नहीं। अभी तो स्टॉक वो कह रहा है, वो तो दुकान पे तो चिल्लाए पड़े। चाबी छीन ली हमारी मोटरसाइकिल। क्यों छीन ली चाबी बताओ? चाबी छीनने का अधिकार है पर? हाँ चाबी छीन सकते हैं आप, बताओ चाबी क्यों छीनी? तो मांगते रोज। अरे भाई मैं अगर तुम्हारे पास स्टॉक मांगने का प्रूफ हो दो। मांगते ही नहीं है आप अपने आप आरोप लगा दो, भी लगा दो। अरे आना का तो हाँ ये कहो आप क्यों आ रहे हो? मैं आ नहीं सकता ना। कस्टमर से बात कीजिए। तो आपने कस्टमर से बात करो ना। तो मैं हाँ तो नहीं, आपने ये कहा आ नहीं सकते हो। आपसे मैंने कुछ कहा? आप इतना बताओ। आप नहीं गोदाम में बोले अंदर। अच्छा गोदाम पूछो कुछ कहा उनसे? गोदाम में आप मुझे ये बताओ। पूछो ब्लैक में। अरे मैंने कहा कुछ पूछे ही नहीं, मैंने इनसे कहा ब्लैक लगा। 945 की पर्ची, 944 रुपए 50। अरे बात सुनिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है। आप शिवम बताइए। मैंने जब इनको कहा नहीं ब्लैक कर रहे हो तो आरोप कैसे लगा दोगे आप? मैं अगर ये सबूत करते हैं, यहाँ इतना लोग कहते हैं मैं कह रहा हूँ कि ब्लैक में दिया, तो आप लोगों से ब्लैक में कहा? कोई लोग ब्लैक में कहा तुम लोगों ने? किसी ने ब्लैक में दे रहे? अब ये देखो आप फिर 7 बजे तुम आते हो हमारे पास गोदाम पे कल। ये मनो भाई गलत बोल रहे हैं, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं नहीं स्टॉक मांग सकता, मुझे कोई अधिकार नहीं। लेकिन आप चाबी कैसे मेरी छीन ली बाइक की? नहीं आप चाबी नहीं छीन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। चाबी क्यों छीन ली हमारी? अरे हम कहीं नहीं जा रहे, हम मांगे ही नहीं स्टॉक। कहाँ मांगा? हमने जनता की मदद नहीं। आप मेरी चाबी छीनी क्यों? मोटरसाइकिल की चाबी निकाल सकते। देखिए आप ये जो ना एजेंसी के वर्कर हैं, मेरी मोटरसाइकिल की चाबी छीन ली। इतनी बड़ी गुंडागर्दी है इनकी, मेरी मोटरसाइकिल की चाबी छीन ली और हमें धमका रहे, पुलिस को अरेस्ट कराएंगे। अच्छी बात है, अगर मैं गलत हूँ, मैंने कोई चीज कहा है तो साबित करें। अरे भाई तो मेरा नाम राम बहादुर सिंह है, मैं मनकापुरा का रहने वाला हूँ, बड़पुरा थाना पड़ता है। कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं आपके, क्या पूरा मामला था? मामला ये था कि मैं उपभोक्ता के तौर पे मेरा जो है गैस सिलेंडर फरवरी महीने में 9 दिन के अंतराल में ही 2 बार बुक कर दिया गया है और मुझे कोई पता भी नहीं है ना। मुझसे ओटीपी ली गई है। 9 फरवरी को उठा लिया गया सिलेंडर और 18 फरवरी को। और जब मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैंने उसका बुकिंग की है, तो उसमें जो है प्रोसेस फेल हो रहा है। जब मैंने वहाँ जानकारी ली जा करके, तो जब वहाँ जानकारी लेने गया तो जो है वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया, मेरी बाइक की चाबी खींच ली। तो मेरी बाइक की चाबी खींची है, तो मैं चूंकि मैं पत्रकारिता भी करता हूँ तो मैंने वहाँ के वीडियो भी बनाए हैं, तो वो भी वीडियो है, पर वो एक्सेप्ट कर रहा है उसमें कि मैंने जो है चाबी खींची है, मैं नहीं दूंगा। तो इससे ये साबित होता है कि इतनी बड़ी गुंडई है कि किसी पत्रकार की चाबी भी खींच ली जाएगी, या उपभोक्ता ही हो। उपभोक्ता अगर अपनी जानकारी लेने गया है, मान लो मेरे सिलेंडर कैसे 2 बार बुक हो गया, जब मैंने ना मेरे से ओटीपी ली गई ना कुछ, उसका मैंने ऑनलाइन सब प्रूफ निकाल लिया है। तो ये तो कहीं ना कहीं कालाबाजारी चल रही है। अब मुझे सिलेंडर मिल नहीं रहा और मेरा उन्होंने बुक करके निकाल लिया, तो उसकी मैं जो है एक एप्लीकेशन डीएम साहब को देने आया हूँ, ताकि उस कंपनी के ऊपर न्यायोचित कार्रवाई हो और जो भी अपराधी हो उसके साथ जो है कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ये एजेंसी कहाँ है, उसके मालिक का नाम क्या है? ये एजेंसी बड़पुरा में पड़ती है, बड़पुरा इंडियन ब्लॉक में, मतलब एजेंसी है इंडियन की। नाम मालिक का सुब्रत पाठक नाम है। एजेंसी का इंडियन ही नाम है, भारत इंडियन। नहीं, मालिक को मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि भाई जब मैंने सिलेंडर आवेदन नहीं किया है तो ये आपने सिलेंडर कैसे उठा लिए, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कोई भी रिप्लाई नहीं दी है। कॉल करने की कोशिश किया आपने? हाँ मैंने कॉल भी किया, मेरा कॉल नहीं उठाया और मैंने व्हाट्सएप पे भेजा, मैंने भाई आप ये बताइए मुझे ये सिलेंडर मेरा कैसे बुक किया आपने, जब मैंने बुकिंग नहीं किया है। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 9 दिन के अंदर, प्रश्न तो ये है कि 9 दिन के ही अंदर सिलेंडर कैसे बुक हो गया है। हाँ दोनों, एक 9 तारीख को, दूसरा 18 तारीख को, दोनों सिलेंडर निकाल कंपनी ने लेकर के और ब्लैक कर दिए। तो अब ये कालाबाजारी जब कंपनी ही करेगी तो फिर जनता को कैसे आप जो है आश्वासन देंगे कि काम सही हो रहा है। और जबकि डीएम साहब का स्पष्ट आदेश है, कोई भी
सिलेंडर जो है होम डिलीवरी दिया जाएगा, लेकिन वो अभी तक होम डिलीवरी नहीं दे रहे हैं। वहीं दे रहे हैं जो चार्ज होम डिलीवरी का है, पूरा चार्ज वहीं वसूल जाइए 945 रुपए। वो भी वहाँ पर जो वर्कर है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं 945 रुपए यहीं लूंगा, जबकि वहां पर जो है 925 रुपए लेना चाहिए। 20 रुपए जो डिलीवरी चार्ज है। खबर बदायूं से है, जहां बदायूं में एचपीसीएल हत्याकांड को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, कार्रवाई के बीच मृतक उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा के परिजन पूरनपुर से बदायूं पहुंचकर एसएसपी से मिले हैं और साथ ही परिजन बहुत गुस्से में थे। हर्षित मिश्रा के मामा विकास मिश्रा ने कहा है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं। योगी जी, मैं पूर्ण आस्था रखता हूं, लेकिन अगर मेरे परिजनों को न्याय नहीं मिला तो मैं कुछ भी कर लूंगा। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में स्थानीय विधायक और सेंजनी गांव का प्रधान तथा अजय प्रताप सिंह के भाई भी शामिल हैं। दरअसल आज एचपीसीएल कांड में उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा के परिजन पूरनपुर से बदायूं आकर एसएसपी से मिलना चाहते थे। थाने में बिठा लेंगे, वहाँ आपको मिलवाएंगे। यहाँ पर कहीं और ले जा रहे थे, बामुश्किल समाज के सहयोग से हम लोग यहाँ पर आ पाए। हमारा भांजा होनहार था, 2 बार आईएएस की प्री मेन इंटरव्यू की परीक्षा दी थी। पुलिस ने 7 दिन पहले हमारे भांजे ने पुलिस को ये सूचना दी थी कि हमारी जान खतरे में है, लेकिन पुलिस ने किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं की। यहाँ का स्थानीय विधायक, उस सैजनी गांव का प्रधान, ये सब मिले हुए थे। और जिसने मर्डर किया उसके भाई लोग, उसके चचेरे और तैरे भाई, जो जिसने मर्डर किया है उसके चचेरे तैरे भाई, वो वहाँ सैजनी प्लांट पर जो है गेट कीपर थे। कैसे गाड़ी आई? बगैर पुलिस के मिले हुए कुछ नहीं होता है। योगी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आप लोगों ने मिलकर के विकास दुबे के साथ जो किया था उसको अंजाम दिया था, उसके मारने के बाद भी उसके घर को तोड़ा था, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या ब्राह्मण पैदा होना पाप है? क्या ब्राह्मण पैदा होना पाप है? योगी जी बताइए आप। अगर आप इस देश के सही राजा हैं तो आप ये ब्राह्मण और ठाकुर की राजनीति बंद कीजिए और न्याय कीजिए। अगर आप न्याय नहीं करते हैं और ये पुलिस न्याय नहीं करती है तो हम लोग खुद न्याय करेंगे। हम ब्राह्मण हैं और 21 सती हमने पृथ्वी छत्री विहीन कर दी थी, हम उसी परशुराम के वंशज हैं। योगी जी, आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्यक्ति हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे भांजे को न्याय दो। अगर मेरा भांजा आज जीवित होता तो मेरे घर का एक एक बच्चा आईएएस होता, वो उसको गाइड करता। कौन इसकी भरपाई करेगा? पूछिए उस योगी जी से। सरकारी आदमी सुरक्षित नहीं है, डीएम एसपी एसडीएम सुरक्षित नहीं है, तो ये आम जनता का क्या होगा? अच्छा, बदायूं के एसएसपी ने अजय प्रताप सिंह का पहले दिन नाम नहीं लिया था, इसके पीछे? अरे भाई, सब मिली भगत है। मेरे गोली मारी, ये कोतवाली में बैठकर चाय पीता था, इन पुलिस वालों के कंधे पर हाथ रखकर घूमता था। ये कैसी फोटो वायरल हुई वो मैंने देखी है। ये लगातार शिकायत कर रहे थे, मगर पुलिस ने क्यों नहीं सुने? पुलिस ऐसा क्या? भाई साहब, पैसे की सब पैसा है, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वही हालत है इन लोगों की। जाति का भी आरोप लग रहा है। देखिए भाई साहब, जाति का अगर आरोप ना होता तो हमारे माननीय योगी जी जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, जीवन पर्यंत हमारे परिवार में, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्यक्ति हूँ और सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ, तो मैं तो भाजपा ही हूँ ना। लेकिन क्या है ये दिखाने के लिए है या ऐसे ही है? भाई साहब, ये सब दिखाने का है, ये सब कि जो है हम ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय क्या है भाई? एक राजा के को न्याय करना चाहिए, चाहे वो पंडित हो चाहे वो ठाकुर हो। आरएसएस सिखाता है समरसता का भाव, समरसता का भाव है। इसलिए आप लोगों को निवेदन है। आपका नाम क्या है? हमारी प्रथम मांग है सीबीआई जांच हो। योगी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भरोसा है या एसआईटी पे भी भरोसा नहीं? हमको सिर्फ योगी जी पर भरोसा है, हम पर किसी पर भरोसा नहीं है। मैं योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा करता हूँ। बस आपसे निवेदन है, अगर आपने सीबीआई जांच दे दी हमको तो मैं आप पर भरोसा करता रहूंगा, अन्यथा आप हमारा भी वही कर दो जो विकास दुबे का किया था। मैं विकास मिश्रा और वो विकास दुबे, मुझको भी मार दो। मैं इस पुलिस से कहता हूँ, या मुझे मारो या नहीं तो मैं आत्मदाह करूंगा, यहीं मर के जाऊंगा। भरोसा मुझे योगी जी पर है।
तो जो बदायूं के एसपी थे और अरे उन लोगों पे सिर्फ हटाया गया, कार्रवाई नहीं हुई है। कोई भरोसा नहीं। क्या चाहते हो उनके खिलाफ? बताइए, हम पे कार्रवाई कर दो, मुझको मेरा बेटा ला करके दे दो। मैं इस यहाँ किसी थाने वाले के झापड़ मार दूं और मुझको ऐसे कह दिया जाए चले जाओ, तो क्या ये ठीक है? झापड़ का बदला झापड़। अगर मैं भी अगर भाई योगी जी कहते हैं ना कि जितिन प्रसाद भी कल मिले हैं, जितिन प्रसाद जी हमारे आदर्श हैं। खबर चंदौली से है, जहां चंदौली पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन है। 2 अलग अलग ऑपरेशन में 93 किलो गांजा बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार। पहली कार्रवाई में सदर थाना पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 55 किलो गांजा जब्त। पिकअप वाहन से टेंगरा मोड़ से बिहार ले जाई जा रही थी खेप। चिप्स बिस्कुट के पैकेट के बीच छिपा कर ले जाई जा रही थी खेप। दूसरी कार्रवाई में टाटा मैजिक वाहन में 38 किलो गांजा बरामद। मुगलसराय पुलिस टीम को टाटा मैजिक वाहन से गोदना बाईपास से मिली सफलता और साथ ही मोबिल के ड्रमों के बीच ले जाई जा रही थी पूरी खेप। जनपद चंदौली पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पिछले 24 घंटे के अंदर 2 अलग अलग घटनाक्रम में 4 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके कब्जे से कुल 90 किलोग्राम के लगभग अवैध गांजा बरामद किया गया है। इसमें पहला घटनाक्रम थाना चंदौली का है, जिसमें थाना चंदौली पुलिस स्वाट और सर्विलांस की टीम द्वारा नेशनल हाईवे पे एक खराब खड़ी पिकअप में से बिस्किट तथा नमकीन के पैकेटों के बीच से लगभग 55 किलोग्राम और 55 किलो तथा 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जो पैकेटों में पैक करके रखा हुआ था छुपाकर, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं मौके से, जो पूछताछ पे जिनके द्वारा यह बताया गया कि वो गांजे को वो टेंगरा मोड़ की तरफ से लेकर बिहार ले जा रहे थे सप्लाई करने के लिए। इनका आपराधिक इतिहास अभी तलाश किया जा रहा है, परंतु अभी जानकारी नहीं हो पाई है, क्योंकि दोनों ही अभियुक्त बिहार के रहने वाले हैं, तो वहाँ से इनकी आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। बरामद गांजे की कीमत जो चंदौली पुलिस थाना पुलिस द्वारा बरामद की गई है लगभग 14 लाख रुपए है, और यह बरामदगी रात 10 बजे के आसपास की गई कल। दूसरी बरामदगी आज प्रातः सुबह करीब 5:30 बजे की है, जो थाना मुगलसराय पुलिस और स्वाट सर्विलांस की टीम के द्वारा किया गया है, जिसमें लगभग 35 किलोग्राम 38 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। यह गांजा एक पिकअप गाड़ी में जो डीजल जले हुए डीजलों के 4 ड्रम रखे हुए थे, उन ड्रमों के अंदर छुपा के रखा गया था, और उनको जब गाड़ी को रोक के जब उसको चेक किया गया तो उसमें से लगभग 38 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, दोनों अभियुक्त बिहार के रहने वाले हैं। इनका ये कहना था कि इसको गांजे को हम लोग जो है वाराणसी लेकर जा रहे थे सप्लाई करने के लिए, और इस गांजे की कीमत लगभग 10 लाख रुपए। खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर महानिदेशक रेलवे, आपको बता दें पुलिस सीतापुर महानिदेशक लखनऊ रेलवे उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक रेलवे लखनऊ के निर्देशन में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ट्रेनों व साथ ही रेलवे स्टेशन पर चोरी, लूट और साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी की घटनाओं की रोकथाम हेतु व इनामिया वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस उपाधीक्षक रेलवे द्वितीय के कुशल निर्देशन में तथा थाना अध्यक्ष सीतापुर के नेतृत्व में आज उप निरीक्षक मनीष कुमार में हमरा, हेड कांस्टेबल मोहम्मद फैजान व हेड कांस्टेबल अनमोल द्वारा मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एक अभियुक्त संदिग्ध हालत में टहलते हुए पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम लकी उर्फ कल्लू उपरोक्त के कब्जे से घटना में संबंधित 95,000 रुपए नगद कैश की बरामदगी उसके साथ की गई है।
फारुखाबाद में दर्दनाक लापरवाही का मामला निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि ट्रकों की टक्कर से ठप पड़ा हाईवे, जाम में तड़पती रही एम्बुलेंस। सड़क पर दो ट्रकों की भीषण भिड़ंत ने पूरे इलाके की रफ्तार थाम दी। देखते ही देखते सड़क पर जाम समंदर में बदल गया, जहां एक नजर गई वाहनों की लंबी कतारें और बेबस लोग। लेकिन इस जाम का सबसे दर्दनाक दृश्य वह था जब एक एम्बुलेंस सायरन बजाती रही और रास्ता नहीं मिला। अंदर मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा, बाहर लोग लाचार खड़े तमाशबीन बने रहे। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रक सड़क पर ही अटक गए और पूरा मार्ग जाम हो गया। और साथ ही अब सवाल यह है कि क्या आपातकालीन सेवाओं के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं। स्थानीय लोगों का गुस्सा साफ है। उनका कहना है कि समय पर ट्रैफिक नियंत्रण होता तो एम्बुलेंस को यूं तड़पना ना पड़ता। सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास में देर रात रविवार को तेज हवाओं एवं भयंकर बिजली की गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश एवं ओलावृष्टि के चलते विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी और साथ ही पेयजल व्यवस्था ने संचार व्यवस्था भी पूरी तरह से ठप कर दी थी। और साथ ही मंगलवार लगभग 3 बजे कई क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो गई। नेटवर्क संचार व्यवस्था भी ठप रही। और साथ ही आपको बता दें जिसके चलते तमाम परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। मीडिया के लोगों को भी समाचार आदि भेजने में परेशानी उठानी पड़ी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देर रात तेज हवाओं के चलते तमाम क्षेत्रों में पेड़, बिजली के पोल आदि के टूटने से बिजली की लाइन जगह जगह से टूट गई है, जिसको ठीक कराने के लिए विद्युत कर्मचारी लगे हैं, जिससे जनपद में नैनीताल व उसके आसपास कुछ जगहों पर बिजली बहाल हो गई है। और साथ ही वहां सरोवर नगरी में बिजली, पानी व मोबाइल आदि पूरी तरह ठप हो गए हैं। आपको बता दें मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी साबित नजर आई है। देर रात मूसलाधार बारिश व ओलावृष्टि, तेज हवाओं के चलते जहां तमाम क्षेत्रों में पेड़ आदि लोग गिरे, वहीं कई जगहों पर पेड़ उखड़े हुए भी नजर आए हैं। खबर जसपुर से है, जहां पर ठेकेदार ने गल्ला राशि वापस नहीं दी तो उसको लेकर विवाद हो गया। आपको बता दें कि जसपुर क्षेत्र के सस्ता गल्ला खादान विक्रेताओं ने एकजुट होकर आदर्श राशनिंग वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष देवेंद्र चौहान के नेतृत्व में सस्ता गल्ला ढलान धनराशि परिवहन ठेकेदार से वापस दिलाने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी के नाम संबंधित मांग पत्र वितरण अधिकारी पूर्ति अधिकारी को सौंपते हुए जसपुर एसडीएम को भी ज्ञापन देकर अवगत कराया है। और मीडिया से बातचीत करते हुए संघ के उपाध्यक्ष सुधीर चौहान ने गल्ला खादान परिवहन ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए बताया कि अन्नपूर्ण पोषण योजना एवं बालिका किशोरी पोषण योजना खादान डोर स्टेप डिलीवरी का भाड़ा परिवहन ठेकेदार द्वारा प्रत्येक रास्ता गल्ला खादान विक्रेताओं से लिया जाता है। उन्होंने बताया कि ठेकेदार द्वारा सभी विक्रेताओं को अंधेरे में रखा है और साथ ही जालसाजी कर किराए का पुनः बिल बना है। अप्रैल 2023 से और आज दिनांक 2026 तक जो आंगनवाड़ी का राशन डीलरों को मिलता था, ठेकेदार द्वारा राशन डीलरों से उसमें जो है अवैध रूप से पैसे लिए गए, जबकि ये कार्य होम डिलीवरी के माध्यम से होना था, निःशुल्क होना था। तो हम राशन विक्रेताओं की ये मांग है कि जो पैसा हमसे अवैध रूप से ठेकेदार द्वारा वसूला गया वो पैसा हमें वापस होना चाहिए, जबकि ठेकेदार द्वारा हमसे सारे टोटल बिलों पर साइन कराकर जिले से विभाग से जो पैसा इन्हें स्टेप डिलीवरी का मिलता है वो भुगतान ठेकेदार को हो गया है। ठेकेदार को अगर भुगतान नहीं होता तो चलो हमें पैसा ना मिलता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब हमारे ढुलान भाड़े का पेमेंट ठेकेदार को मिल गया है तो हमें ठेकेदार द्वारा उस पैसे में देने से आनाकानी क्यों की जा रही है। इसलिए हमने जो है एक ज्ञापन जो है अपने पूर्ति निरीक्षक महोदय को दिया है, एक हम एसडीएम साहब को देंगे और एक हम जिला पूर्ति अधिकारी को देंगे और एक हम विपणन विभाग को देने जा रहे हैं। इसमें कितने ये हमारे इस जसपुर क्षेत्र में करीब जो है 84 राशन डीलर हैं और ये मैं ये मानता हूँ ये धनराशि कम से कम भी नहीं
तो 10 लाख रुपए की बैठेगी, औसतन 10 लाख रुपए से कम नहीं बैठेगी, क्योंकि ये 3 साल का प्रोग्राम है। 3 साल से अपने भाड़े से राशन डीलर ने ये माल जो है अपनी दुकान तक लेके गया है। आपने इसे शिकायत अधिकारी दिया, अधिकारी ने किस तरह आश्वासन दिया? अधिकारियों ने कहा कि भाई ये जो है हम अधिकारी भी दबाव बनाए हुए हैं, जब उनका पैसा मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अब ठेकेदार आनाकानी कर रहा है, जबकि ठेकेदार को ये पेमेंट हो चुका है। तो आप जब हमारी साफ स्पष्ट चेतावनी है कि जब तक हम किसी भी माल का उठान या वितरण नहीं करेंगे तो हमें जनता को जो परेशानी का सामना, ये तो जो है ठेकेदार या हमारे अधिकारी को लोग जिम्मेदार होंगे, हम कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। क्यों? वो पैसा हमने अपनी जेब से बहन किया है, हम अपने जेब से पैसा दिया हुआ ही तो ले रहे हैं। हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस ठेकेदार के द्वारा हमें दिक्कत हो रही है। सरकार द्वारा राशन खाद्यान्न जो विक्रेताओं को उपलब्ध होता है उसके लिए डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था की गई है, जिस हेतु परिवहन ठेकेदार को सरकार द्वारा समय समय पर ढुलान भाड़ा हेतु धनराशि दी जाती है। उसमें सभी समस्त प्रकार के खाद्यान्न सम्मिलित होते हैं, परंतु जैसा यहाँ प्रकरण प्राप्त हो रहा है, जैसा सभी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता आज इकट्ठा हुए हैं और वो बता रहे हैं कि जो आंगनबाड़ी का जो राशन मिला था, उस राशन में जो डोर स्टेप डिलीवरी ठेकेदार द्वारा इन सभी लोगों से ढुलान का शुल्क ले लिया गया था। बाद में स्थिति ये हुई कि उसने जो है बिल बनाए प्रॉपर, और उन बिल में जो डिस्पैच पर्ची होती है उसमें इन सभी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं द्वारा हस्ताक्षर भी करवाए, और उसके तदुपरांत इस फरवरी 2026 में परिवहन ठेकेदार का बिल उसे प्राप्त हो चुका है, यानी कि धनराशि उसे प्राप्त हो चुकी है। अब सभी विक्रेताओं का ये कहना है कि उसके द्वारा ये वादा किया गया था कि जब इनसे डिस्पैच पर्ची में साइन करवाए जा रहे थे कि आप सभी लोगों को जो ढुलान भाड़ा आपसे लिया गया है वो ये बिल मिलने के तत्काल बाद वापस कर दिया जाएगा, परंतु अभी परिवहन ठेकेदार इन लोगों के बातचीत में आनाकानी कर रहे हैं। तो ये मैटर संज्ञान में है, इसलिए मार्च 2026 का खाद्यान्न उठाने से परिवहन ठेकेदार जो है अनिच्छा जता रहे। तो वे एक पत्र लिख रहे हैं, मैं इस मामले की जांच करूंगा और उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराऊंगा। ऐसा हुआ कि अभी वर्तमान में जो विपणन विभाग है, क्योंकि मार्च माह में ही ये बाद में जानकारी प्राप्त हुई कि मार्च माह में ही रागी भी दी जानी है। 2 किलो अंत्योदय और PHH राशन कार्ड धारकों को चावल 2 किलो कम प्राप्त होगा और 2 किलो रागी प्राप्त होगी प्रति कार्ड। इस वजह से रागी प्राप्त होने में विपणन विभाग के पास रागी अब प्राप्त हुई है, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया, और फिर आज इन्होंने अपनी इस समस्या से अवगत कराया है। तो प्रयास ये किया जाएगा कि इनकी ये समस्या का समाधान हो सके ताकि उपभोक्ताओं को शीघ्र राशन मिल सके। नहीं, इसका प्रयास करेंगे, उच्च अधिकारियों को भी मैं अवगत कराऊंगा। आज ही ये मामला संज्ञान में आया है और परिवहन ठेकेदार से भी बातचीत की जाएगी और उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराऊंगा ताकि इस समस्या का तुरंत समाधान हो सके और विक्रेता खाद्यान्न उठान करें और फिर उपभोक्ताओं तक राशन की पहुंच हो जाए। खबर रुड़की से है, जहां पर रुड़की में हाईटेक लैब कंप्यूटर लैब का शुभारंभ किया गया। रुड़की तहसील परिसर आज एक ऐतिहासिक पहल का गवाह बना है, जहां कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत वी मार्क इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित आधुनिक कंप्यूटर लैब का भव्य लोकार्पण किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित, IIT रुड़की के निदेशक प्रोफेसर KK पंत और कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास गर्ग ने संयुक्त रूप से फीता काट कर इस डिजिटल पहल की शुरुआत की। ये लैब खासतौर पर सरकारी स्कूल के छात्रों, विशेषकर बालिकाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में एक दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन और IIT रुड़की के बीच एक महत्वपूर्ण MOU पर भी हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत अब सरकारी विद्यालयों के छात्रों को कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकी की उच्च स्तरीय शिक्षा भी दी जाएगी।
लैब का शुभारंभ किया गया है, क्या कहें? देखिए, हमने नोटिस किया है कि काफ़ी कंप्यूटर लिटरेसी की अभाव है अभी, और इसी क्रम में आईटी रुड़की के साथ समन्वय करते हुए और सीएसआर के माध्यम से इसमें वी-मार्क के द्वारा यहाँ पर एसडीएम रुड़की इनके इनिशिएटिव पर एक कंप्यूटर लैब बनाई गई है, जिसमें अभी 16 कंप्यूटर्स लगाए गए हैं। और इसका जो यूज़ होगा वो न केवल हमारे बच्चों को होगा, बल्कि हमारे जो कार्मिक हैं और जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं कंप्यूटर्स की, उस जिसमें कंप्यूटर एजुकेशन से लेकर कंप्यूटर लिटरेसी आदि की महत्वता है, उनके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। और अभी डायरेक्टर साहब भी आ रखे हैं आईटी रुड़की के, उनके द्वारा भी यहाँ पर बताया गया है कि वो जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, भले वो कॉलेज स्टूडेंट्स हों या उनकी और भी टीम हो, वो यहाँ पर आके मेंटरिंग भी करेंगे बच्चों की और बच्चों को हेल्प भी करेंगे आगे कंप्यूटर लिटरेट बनने में। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, जैसा कि डीएम साहब ने बताया, सर आज जो कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किस तरह से कम्युनिटी से कनेक्ट हो, और जो एजुकेशन का जो रियल मीनिंग है आजकल, जैसे नए टूल्स आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें छोटे छोटे स्कूलों में बच्चों तक पहुंचानी है, क्योंकि जब तक साइंस आम जनता तक नहीं पहुंचेगी तब तक उस साइंस की कोई वैल्यू नहीं है। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो एक 16 कंप्यूटर आज लगाए गए हैं, वी-मार्क प्राइवेट ने कुछ सपोर्ट किए हैं, तो आईटी रुड़की इसमें पूरी तरह से सपोर्ट करेगा बच्चों को एजुकेट करने में। तो हमारा जैसे एक हमने अपने यहाँ भी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कम्युनिटी कनेक्टिविटी के नाम से एक कोर्स चलता है, उसमें भी बच्चे बाहर जाते हैं और लोगों को पढ़ाते हैं। रूरल एरियाज में वीमेन एम्पावरमेंट की वैल्यू, बच्चों को चाइल्ड एजुकेशन को, बच्चे हमारे यहाँ कैंपस में भी आते हैं, आज भी कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, तो बाहर से हम बुलाते हैं, आईटी कैंपस में वो लोग आते हैं। तो ये जो एक्सचेंज है नॉलेज का, तो ये बच्चे जैसे यहाँ सीखेंगे, कुछ आईटी रुड़की में भी कैंपस में आएंगे, तो धीरे धीरे इनके जो कंप्यूटर की जो ज्ञान है, जिसे हम कहते हैं कि जो चीज़ बेसिक नीड हो गई है आजकल, वो ज़रूरी है। तो मोबाइल पे तो ये लोग करते रहते हैं, लेकिन आप ये कंप्यूटर के थ्रू बहुत सारी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। तो जब ये करेंगे तो इसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में, और देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, किस तरह से ये जो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में नए नॉलेज ले सकते हैं। और कई बार होता है जैसे बच्चों में बहुत सारी कलाएँ होती हैं अपनी, लेकिन वो इन चीज़ों के अभाव में, डेटा साइंस और इसके अभाव में वो कर नहीं पाते। तो यहाँ पर वो जैसे पेंट वो है, माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पावर पॉइंट होता है, तो खुद से स्लाइड बनाना, खुद से आर्ट करना, तो ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो ये एक उनके लिए भी बच्चों को नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। और इस तरह से जो अलग अलग स्कूलों के जो बच्चे आएंगे जहाँ कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और इनको बधाई भी देना चाहूँगा, दीपक जी को, जीएन जो है यहाँ के, और डीएम साहब को भी जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। और ज़्यादा से ज़्यादा आईआईटीज को भी किस तरह से कम्युनिटी से कनेक्ट हो सकते हैं, उसका भी जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं आ रही हैं। धन्यवाद। जो है कंप्यूटर लैब का जो सौगात दी गई है, क्या कहेंगे? आज एक खुशी का विषय है। हमारे रिस्पेक्टेड डीएम सर और रिस्पेक्टेड आईआईटी डायरेक्टर सर के द्वारा कंप्यूटर लैब एक सीएसआर इनिशिएटिव है, वी-मार्क द्वारा लगाए गए, उसका शुभारंभ किया गया। और इससे हमें मल्टी पर्पस सॉल्व हो जाती है। तहसील में संबंधित ई गवर्नेंस रिलेटेड कितना भी गवर्नमेंट से चलाया गया स्कीम्स है, और उसके अलावा हमारे गरीब बच्चे हैं, तो स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में और गर्ल्स साइड्स है, और कहाँ उन लोगों के लिए बेसिक कंप्यूटर स्किल्स नहीं होती है, और ऐसा फैसिलिटी हर एक स्कूल में करने से अच्छा है कि हम एक जगह पे करें और उनको इधर लगातार लेके आके आईआईटी का बच्चे हैं, और अन्यथा वॉलंटरी बेसिस पे ही कई हमारे लोग होंगे, उसको भी हम आउटरीच कराएंगे ताकि वो लोग भी अपने आके इधर हमारे बच्चे लिए लर्निंग मॉड्यूल्स है या आईटी स्किल्स है या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, उसका सीखे और अपना भविष्य में भी कभी ये स्किल आज का ज़रूरत है, तो इससे लाभ उठाएं। सब कितने कंप्यूटर लैब लगाए? ये आयोजन हर हफ्ते के हिसाब से हम रोस्टर बनाएंगे। उसके अलावा भी गवर्नमेंट के स्कीम, अभी फॉर एग्जांपल एसआईआर चल रहा है, हमारा जनगणना आने वाली है, और उसके अलावा हमारा डिजिटल क्रॉप सर्वे है, ये हमारे ऑनलाइन फीडिंग का कार्य होता है। उसके अलावा भी हमारे कितना भी राजस्व का पोर्टल्स है सेवा का, उसमें भी कई हमारे कर्मचारी है, पटवारी लोगों के लिए भी ऐसे सिस्टम का ज़रूरत पड़ते हैं, तो उसके लिए भी यूज़ आ जाएंगे। सर स्पेशली 9th क्लास के बच्चों के लिए है या कोई और भी क्लास के बच्चों के लिए? नहीं, हमने 9th ऐसा स्पेसिफिक नहीं रखा है, 8th to 12th तक का टारगेटेड है कि मान लिया हम ऐसा आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू एजुकेशन विभाग से कि कहाँ पर हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल ही कंप्यूटर का एक्सपोजर नहीं है, ऐसा वालों को बच्चे को लाएंगे और उनका लर्निंग, फॉर एग्जांपल आपका कोई फिजिक्स का क्लास ही चल रहा होगा 12th को, तो उनको एक ही मीडियम पे सिखाने के लिए ईजी हो जाएगा ताकि उनका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। ऐसा वाला फ्री ओपन रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारा वीडियोस, ऐसा लर्निंग मटेरियल है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं।
खबर सरोवर नगरी नैनीताल से है, जहां पर आपको बता दें कि नैनीताल के मुख्य सचिव वहां पर पहुंचे हैं। उत्तराखंड में नैनीताल के मुख्य सचिव आनंद बौद्धन वहां जहां वर्तमान तमाम उन्होंने अधिकारियों के साथ बाबा नीम करौली धाम में चल रहे कार पार्किंग व बाईपास निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा 15 जून नीम करौली धाम में लगने वाले मेले से पहले बाईपास का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। मुख्य सचिव ने नैनीताल माल रोड में सड़क भू धसाव की रोकथाम हेतु कराए जा रहे सुरक्षा कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया है और साथ ही वहां पर मुख्य सचिव ने अपनी नैनीताल भ्रमण के दौरान नैनीताल जिले की प्रमुख परियोजनाओं में शामिल कैचीधाम बाईपास सड़क मार्ग का भी स्थलीय निरीक्षण किया। खबर जसपुर से है, जहां जसपुर में ईद पर्व को लेकर अमन कमेटी की बैठक तय हुई है। आपको बता दें कि जसपुर में अमन कमेटी की बैठक मद्देनजर नए त्योहारों को और आगामी त्योहारों को देखते हुए की गई है। जैसा कि विदित है कि देश भर में ईद पर्व मनाया जाएगा, जिसके चलते बाजारों में जमकर खरीदारी हो रही है। तो वहीं देश में ईद का पर्व शांति और साथ ही सौहार्दपूर्ण तरीके से बीते, इसको लेकर देश का पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर नगर से भी एक खास खबर सामने आ रही है, जहां पर स्थानीय पुलिस प्रशासन भी पूर्ण तरीके से अलर्ट है, जिसके चलते नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ईद का पर्व शांति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया गया। इसको लेकर नगर की जसपुर कोतवाली परिसर में आज एक अमन कमेटी बैठक आयोजित हुई, जिसमें जसपुर उप जिलाधिकारी राहुल शाह, नगर उद्योग प्रांतीय व्यापार मंडल अध्यक्ष हरिओम सिंह और साथी अरोड़ा, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नौशाद सम्राट जसपुर कोतवाल, राजेंद्र सिंह दांगी, वरिष्ठ उप निरीक्षक जावेद मलिक, समस्त चेकिंग इंचार्ज आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे। बैठक की गई। सभी जो हमारे सम्रांत व्यक्ति हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, व्यापार मंडल है, कई हमारे लाइन डिपार्टमेंट हैं, इसके अलावा जो जन सामान्य लोग भी हैं और जो हमारे धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोगों सबके साथ बैठक की गई। सभी के सुझाव लिए गए, जो समस्याएं उस पर चर्चा की गई। जो भी समस्याएं बताई गई, चाहे बिजली की आपूर्ति से संबंधित हो, चाहे पेयजल आपूर्ति से संबंधित, चाहे सफाई से संबंधित हो, सभी में विभागों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो सब सारी व्यवस्थाएं ठीक रखें। इसी प्रकार से भीड़ का जो हमारा प्रबंधन होना है और जो ट्रैफिक का रेगुलेशन होना है, उसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात की जा रही है। और त्यौहार के दिन भी सभी हमारे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहाँ पर लगातार सतर्कता बरती जाएगी और उसके साथ में फोर्स वहाँ पर डिप्लॉय की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र से कुछ महिलाएं हैं जिनके द्वारा नशे के व्यापार के से संबंधित शिकायत की गई है। इस संबंध में जो भी इनकी शिकायत, उसमें मौके पे निरीक्षण करवाया जाएगा। इसमें आबकारी विभाग को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, पुलिस के माध्यम से भी किया जाएगा। जहाँ पे भी, चाहे वो NDPS का केस हो, चाहे वो एक्साइज का केस हो, सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला समाहरणालय में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि जिला समाहरणालय में जिला पदाधिकारी ने वहां पर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान आपको बता दें कि वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बताते चले, आए दिन खबरें देखने को मिल रही हैं कि गैस सिलेंडर की कमी है, जबकि इस तरह की अफवाह है और इससे सिर्फ लोग अफवाह में नहीं रहे हैं। शेखपुरा में गैस सिलेंडर की कमी नहीं है, ये जानकारी डीएम शेखर आनंद ने दी है और साथ ही डीएम ने सभी गैस एजेंसी से मीटिंग कर जानकारी ली। डीएम ने एसपी ने गैस गोदाम का निरीक्षण किया और साथ ही डीएम ने बताया कि बरबीघा में 4 होटल में छापेमारी की गई है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की जगह घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहे थे। इसी दौरान 4 होटल संचालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी ने बताया कि शेखपुरा में गैस सिलेंडर की कमी नहीं है, लेकिन वहां पर दिग्ध भ्रमित नहीं रहे और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये स्थिति है शेखपुरा जिले में, उससे आप लोग को अवगत कराएंगे और जनता से भी हम लोग अपील करेंगे किसी भी तरह की पैनिक नहीं है। अगर डाटा की बात करें तो जैसा कल हमने बताया था कि शेखपुरा जिले अंतर्गत IOCL के 7, BPCL के 3 और SPCL के 1 कुल 11 हमारे यहाँ एजेंसियाँ कार्यरत हैं।
823 कमर्शियल और 1,41,000 के आसपास डोमेस्टिक कनेक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं इन तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा। आज की बात करें 17/3/2026 की बात करें तो यहाँ पर आज के डेट में 2018 एलपीजी गैस सिलेंडर प्राप्त हुए हैं, जिसके अगेंस्ट में कुल 1803 गैस सिलेंडर का वितरण हुआ है। तो सप्लाई और जो वितरण हो रहा है उसमें वी आर इन अ हेल्दी पोजीशन, उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है और इसका हम लोग सतत अनुश्रवण करवा रहे हैं। आज के डेवलपमेंट क्रम में आप लोग को ये भी बताना चाहेंगे कि आज मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा, अनुमंडल पदाधिकारी शेखपुरा और जिला आपूर्ति पदाधिकारी शेखपुरा के द्वारा संयुक्त रूप से जो यहाँ की सबसे बिगेस्ट गैस एजेंसी है सुमित्रा गैस एजेंसी IOCL की, उसका औचक जांच किया गया है। जांच के क्रम में गैस गोदाम में गैस उपभोक्ताओं की उपस्थिति पाई गई है और सभी गैस एजेंसियों को और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि होम डिलीवरी की जो सिस्टम है उसको वो लोग दुरुस्त करेंगे और उसको इंश्योर करेंगे ताकि कहीं भी किसी भी तरह का क्यू सिस्टम ना रहे। और इसका निर्देश उसके बाद हम लोगों ने एक VCB ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव के साथ किया और इसमें भी उनको निर्देश दिया गया है कि इसका अनुपालन करवाएंगे। और इसके साथ साथ सारे गैस एजेंसियों को ये भी निर्देश दिया गया है कि एक हेल्प डेस्क बना लें ताकि कोई पब्लिक आती है तो उनको सुविधा कैसे ऑनलाइन करना है और अगर उनका कोई परिवाद है तो उसको वो एड्रेस करेंगे ऑन द स्पॉट। इसके अलावा 3 जिला नियंत्रण कक्ष जो 24/7 ऑपरेशनल रहेंगे, उसका भी नंबर मैं बता देता हूं और आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार कीजिए। जिला नियंत्रण कक्ष में 06341 223333, 06341 225169, 06341 223100 और अनुमंडल स्तर पे भी एक कंट्रोल रूम इस संबंध में हम लोगों ने ऑपरेशनल करवाया है जिसका नंबर है 06341 223254। गैस का जो मतलब कहा जाए तो ये ज़बरदस्ती जो ये किल्लत महसूस करवाया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई गैस का कोई किल्लत नहीं है और पूरी तरीके से जो है सप्लाई हर जगह हो रही है और सभी गैस एजेंसीज में पर्याप्त भंडारण है। बस पब्लिक जो है पैनिक होकर के गैस एजेंसी पर पहुंच जा रहे हैं कि पहले हमें सिलेंडर मिल जाए, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है और गैस का सप्लाई नॉर्मल वे में सभी जो वेंडर्स हैं उनके द्वारा करने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति में कुछ जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे उसमें से कुछ बरबीघा में रेड्स हुई है, जहां की कुछ फास्ट फूड सेंटर में जहां के जिन्हें की व्यावसायिक सिलेंडर का इस्तेमाल करना था परंतु ये लोग घरेलू उपभोक्ता वाले सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे थे, उसके आधार पर छापामारी हुई थी और उस छापामारी के आधार पर जो है हमारे बरबीघा थाने में कांड संख्या 5626 दर्ज हुआ है और दर्ज होने के बाद जो आवश्यक कार्रवाई है पुलिस के स्तर से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्ध यात्रा अपने चौथे चरण पर बिहार के भागलपुर पहुंची। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की यात्रा भागलपुर पहुंची है, जहां जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आम लोगों से संवाद स्थापित किया। जबकि संवाद कार्यक्रम के पूर्व मुख्यमंत्री ने भागलपुर और साथ ही बौसी रेलवे लाइन के ROB निर्माण कार्य प्रगति का निरीक्षण किया और इसके साथ ही वहां बैजानी पंचायत में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का पंचायत सरकार भवन सहित विकास योजना से संबंधित स्टॉल का भी मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया है। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा रिमोट से भागलपुर एवं नवगछिया में विकास कार्यों के लिए 271 करोड़ की लागत से 56 योजनाओं का शिलान्यास एवं 171 करोड़ की लागत से 88 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। आज वो बढ़कर 2 करोड़ 16 लाख हो गया और 2 करोड़ 16 लाख में से लगभग 88% ऐसा परिवार है जिसको 7 महीने से, जब से नीतीश जी ने 125 यूनिट बिजली माफ किया है, उसको पिछले 7 महीने से बिजली बिल नहीं आया, बिजली बिल 0 आ रहा है साथियों, 0 आ रहा है। ये बदला हुआ बिहार। और अब तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वाहन संख्या बढ़े और काफी अच्छा के लिए हो जाए, शिक्षा के लिए
अब जो बच गया हम लोगों का उसकी तो कही दी है, कर दिए है, जो भी हो सकता है वो कर ले, तो इतना सब कुछ किया जा रहा है। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र पहले क्या था, जो शुरू का हिसाब किताब था, तो उसी में वो 1 या 2 मरीज आते थे। तो ये हालत था इतना कम लोगों का। अरे किसी की तबीयत खराब हो करने के लिए तो करना था, लेकिन पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया। तो इसके लिए वर्ष 2006 से हम लोगों ने अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अभी पहले कुछ नहीं किया, हम लोगों ने तुरंत सब कुछ करके इतना काम कर दिया। और उस समय जो पहले क्या था, पहले से ही 6 मेडिकल आई 15 दिन जो रात था पहले हम लोगों के पहले योग में कुछ नहीं किया था। के लिए सब जगह के लिए हम लोगों ने कई मेडिकल खबर लखीसराय से है, जहां पर आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जैसा कि पूरे भारतवर्ष में आगामी त्योहारों को मनाया जा रहा है और साथ ही सभी त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। और ईद उल फित्र, चैत्र नवरात्रि, छठी और साथ ही चैती छठ, रामनवमी एवं महावीर जयंती जैसे महत्वपूर्ण पर्वों के मद्देनजर जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु मंगलवार 17 मार्च को मंत्रणा कक्ष में जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्रा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक, एसपी, अनुमंडल पदाधिकारी, एसडीओ, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, एसडीपीओ, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा पूरे प्रखंड स्तर पर लेकर पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग भी शामिल हुए। बैठक के दौरान आने वाले सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। विशेष रूप से रामनवमी के जुलूस मार्ग निर्धारण, समय सीमा, सुरक्षा व्यवस्था और संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती पर जोर भी दिया गया। पर्व त्यौहार को देखते हुए चैती नवरात्र है, ईद का पर्व है, रामनवमी है, महावीर जयंती है, इन सभी पर्वों को देखते हुए जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आज जिला मुख्यालय में की गई है। इसमें सभी थाना के थाना प्रभारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, पूजा समितियों के अध्यक्ष, उसके सचिव लोग शामिल हुए हैं। साथ ही साथ पत्रकारों की भी अच्छी संख्या रही है, जिन्होंने आगामी पूजा के लिए जो सुरक्षा के कदम उठाए जाने हैं उसके लिए अपना योगदान दिया है। नए एसपी साहब ने भी जिला में पदस्थापन के लिए उपरांत योगदान दिया है, उनका भी स्वागत है। इस शांति समिति का उद्देश्य यही था कि लोगों को पर्व त्यौहार में जो भी एहतियात के कदम हैं उनके बारे में बताया जाए। पूजा पंडाल के जो लाइसेंस हैं, विसर्जन जुलूस के जो लाइसेंस हैं, उसके बारे में उनको बताया जाए और साथ ही साथ उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पिछले दिनों डीजे को लेकर हम लोगों ने जिला पे कार्रवाई की थी, उसका एक अच्छा सकारात्मक परिणाम भी मिला है कि सभी पर्व त्यौहार शांतिपूर्वक बीते हैं। आने वाले समय में भी इन सब चीज़ों को लेकर लोगों को जानकारी दी गई है, उनका सुझाव प्राप्त किया गया है और उनके प्राप्त सुझाव के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा को लेकर क्या है? देखिए, जिला में जो भी करीब 100 स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में फोर्स है। फ्लैग मार्च भी हम लोग करेंगे और क्यूआरटी की टीम भी रहेगी और किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उपद्रव मचाने की कतई आज़ादी नहीं है और लोगों को समझाया गया है कि सभी लोग अपनी अपनी मर्यादा में रहते हुए अपने पूर्व त्यौहार का अनुपालन करें। शांति समिति में शामिल सभी सदस्यों को भी बताया गया, उनका भी बहुत अच्छा सुझाव आया है। उन लोगों ने भी पूरे सहयोग की बात कही है और पूरा विश्वास रखता हूँ कि आने वाला पर्व त्यौहार भी लखीसराय में शांतिपूर्वक मनाया जाएगा। गैस संबंध में सर बैठक की गई थी, कल एक बैठक हुई है, हम लोगों ने सभी गैस एजेंसियों के साथ भी बैठक की है और जिला में भी गैस सिलेंडर की उपलब्धता है। और इस बीच में चूँकि बहुत ज़्यादा मीडिया में इसका प्रचार प्रसार था, तो लोगों ने गैस की बुकिंग कराना शुरू किया है। इसमें ध्यान रखना है कि शहरी क्षेत्र में 25 दिन बाद नए सिलेंडर बुक हो रहे हैं
और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद। उसके पहले अगर लोग बुकिंग के लिए जाएंगे तो बुकिंग नहीं हो पा रही है, तो लोगों में उसका पैनिक भी हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि बुकिंग नहीं हो तो गैस कैसे मिलेगा, डायरेक्ट वो सिलेंडर लेके दुकान पर या उसके गोदाम पर पहुंच जा रहे हैं। सभी लोगों से ये अनुरोध है कि गैस की बुकिंग 25 दिन या 45 दिन के बाद कराएं और अपनी बारी का इंतज़ार करें। जिला में गैस सिलेंडर की संख्या की कोई कमी नहीं है, संख्या पर्याप्त है, बस जिसकी बारी आ रही है उसको उसकी गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी। जी, कॉमर्शियल गैस के लिए अभी जो भारत सरकार के निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें कुछ कटौती की गई है। हॉस्टल्स के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए किसी प्रकार की कटौती नहीं है। जो कमर्शियल रेस्टोरेंट और होटल्स हैं उसको आपूर्ति थोड़ी कम की गई है, लेकिन समय रहते उनकी भी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि लखीसराय में बहुत से घरों में PNG की सप्लाई है, जो प्रेशराइज नेचुरल गैस है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं है। आशा करता हूँ कि आने वाले समय में ये जो क्राइसिस है जो और दूर होगा। हम लोग लगातार इस पर निगाह बना कर रखे हुए हैं और अगर कहीं से जमाखोरी की शिकायत या गैस सिलेंडर को ऊंचे दाम में बेचने की शिकायत या किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की शिकायत मिलती है तो संबंधित जो भी व्यक्ति होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आम जनता से यही अपील है कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो अपने कंट्रोल रूम पे नंबर पे ज़रूर हम लोग को जानकारी दें। ये कंट्रोल रूम नंबर है 06346232952। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ 06346 लखीसराय कोड है, लास्ट में इसका नंबर है 232952। और इस कंट्रोल रूम नंबर पे पब्लिक अपनी समस्या भेज सकती है। मेरा जो नंबर है वो लगभग कई लोगों के पास उपलब्ध है, कई जगह वो नंबर दिया हुआ है, उसको भी आप लोग प्रसारित कर सकते हैं। उस पर भी व्हाट्सएप करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सर, शांति समिति की बैठक हुई है क्या? आने वाले दिनों में ईद, नवरात्रि, चैती दुर्गा पूजा, कई फेस्टिवल्स आने वाले हैं। उसके देखते हुए शांति समिति की बैठक की गई है। इसमें समाज के जितने भी सबरान जन हैं, मीडिया के लोग, सभी लोगों ने शिरकत करी। साथ ही साथ प्रशासन के लोग भी उपस्थित रहे हैं। सभी के द्वारा पिछले फेस्टिवल्स को देखते हुए कुछ सजेशंस दिए गए हैं, जिसको अमल में लाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। कुछ जगह पर थोड़ा ट्रैफिक के इश्यूज रहते हैं तो उसका भी हम लोग रिजोल्यूशन करेंगे। डिप्लॉयमेंट के लिए लगभग 100 से ज़्यादा जो जगह हैं वो चिन्हित की गई हैं जहां पर हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे। इसके लिए मुख्यालय से भी एक अलग से कंपनी मिली है। सोशल मीडिया पर भी हम लोगों की अलग से नज़र रहेगी। हम लोगों ने अपनी सोशल मीडिया यूनिट लगाई हुई है ताकि कोई भी तरह का र्यूमर या फिर गलत इन्फॉर्मेशन या गलत तरह का पोस्ट सोशल मीडिया पे कोई ना करे। और उससे संबंधित सूचना अगर आपको मिलती है तो हमारी सोशल मीडिया टीम को आप लोग उपलब्ध करा सकते हैं। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि बाइक पेट्रोलिंग के थ्रू जो भी संकरी गली वगैरह हैं वहाँ भी हम लोगों की पुलिस पहुँच सके। और हम लोग बहुत ही जल्द फ्लैग मार्च की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। शांति समिति की बैठक कई थाना में हो चुकी है और बाकी थानों में भी होने वाली है। तो हमारा पूरा का पूरा यही विश्वास है कि आने वाले सभी फेस्टिवल्स बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएंगे। सर, मुख्यमंत्री का आगमन होना, सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए? 19 तारीख को समृद्धि यात्रा के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी का आगमन लखीसराय जिला में होने वाला है। उसके लिए मुख्यालय से भी 4 कंपनी फोर्स अलग से दी गई है। हम लोग भी अपनी तरफ से सफिशिएंट फोर्स मोबिलाइज़ कर रहे हैं। तो 1000 के लगभग फोर्स हम लोग इसके लिए रूट से लेकर जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। ड्रोन से लेके DSMD स्निफर डॉग्स का यूज़ करते हुए हम लोग प्रॉपर चेक करा रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनका पहले कभी न्यूसेंस फैक्टर रहा है उन पर भी अलग से नजरानी रखी जा रही है। हम लोगों का मानना है कि आने वाला जो भी ये कार्यक्रम है बहुत ही कुशलतापूर्वक कंप्लीट होगा। सर, सिंगल रूट है, सिंगल रूट में कैसे क्या लोगों को कहेंगे जो इंतजाम जो सुरक्षा के लिए? सिंगल रूट है सर, कचरा से जो हम लोग जाएंगे वहाँ पे। हाँ, उसके लिए हम लोग ट्रैफिक के लिए अलग से व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसी को भी वहाँ पहुँचने में दिक्कत ना हो। हम लोग मल्टीपल पोजीशंस पे निस्ता से लेकर कार्यक्रम स्थल तक ट्रैफिक कर्मचारी लगाए रखेंगे ताकि मूवमेंट में कभी भी कहीं जाम की व्यवस्था ना हो। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।